करें क्लास। कल अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन करी थी। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पार्ट हो गया इसका। डेफिनेशन सिंपल अगर टर्म्स में बात करें तो 3 वर्ड से बनी थी। यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। इंटीग्रेटेड प्लान। तो डेफिनेशन में हमने 3 वर्ड यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी होती है या प्लान होता है, वो प्लान का मतलब यही होता है कि गोल्स को अचीव किया जाए। पर स्ट्रेटेजी काफ़ी बड़ी सोच होती है, इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ यूज़ किए हैं। यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड। तो डेफिनेशन विलियम एफ ग्लुक की है। तो ये बात अपनी हुई। सेकंड, स्ट्रेटेजी अपने कल एक बात कही थी कि स्ट्रेटेजी का एक नेचर होता है। स्ट्रेटेजी का एक नेचर होता है और वो ये प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव का मतलब प्लान्ड एक्शन, जो पहले से हमने सोचे हैं वो प्लान्ड एक्शन। और रिएक्टिव का मतलब कोई रेस्पॉन्स आप देते हो, न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ भी नई चीज़ होती है तो उसके रेस्पॉन्स में एडेप्टिव होती है। एडेप्टिव मतलब नई चीज़ों के प्रति, मीन्स चेंज। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन। तो ये वाली बात भी अपनी हुई स्ट्रेटेजी के अंदर। अब स्ट्रेटेजी का अगला पॉइंट कि इसके कुछ बेनिफिट्स बताइए। स्ट्रेटेजी बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी का? तो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो मेन बात तो यही है कि गोल्स अचीव होंगे, उसके लिए बना रही है, अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए बना रही है। ऑर्गेनाइजेशन राइट डायरेक्शन में जाए, राइट प्रोडक्ट्स में जाए। कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन सही प्रोडक्ट में नहीं जाती है। और क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो कर रही होती है ना, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे लगता है कि हम हासिल कर लें। एग्जांपल दूं आपको, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, मतलब टेक कंपनी नहीं है, पतंजलि का एग्जांपल है। पतंजलि नूडल्स बनाने लग गया है ना। हाँ, ये इसके ब्रांड को हार्म करता है, डैमेज करता है। क्योंकि पतंजलि इज़ ए आयुर्वेदिक ब्रांड, जैसे डाबर इज़ ए आयुर्वेदिक ब्रांड, हिमालय इज़ ए आयुर्वेदिक ब्रांड। तो आप हमेशा तो आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हो, फास्ट फूड को आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, और प्रॉफिट के चक्कर में आप खुद क्या करने लग गए? नूडल्स बनाने लग गए। ये आपके ब्रांड को डैमेज करता है। प्रॉफिट कमा लो लेकिन ब्रांड को डैमेज कर रहा है। मिसफिट है, आपके पोर्टफोलियो में आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें फिट नहीं होता। तो कई कंपनीज पता नहीं चलता उनको, बस जल्दबाजी में इधर उधर से जो भी दिखता है, जहाँ से प्रॉफिट दिखता है उधर वो जाने की सोच रख लेती है। बाद में पता चलता है कि हमारे ब्रांड को डैमेज कर रहा है। तो वो इट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बहुत सोच विचार की होती है। आप ऐसे प्रोडक्ट में जाओ ही मत जो आपके ब्रांड को डैमेज करे। कभी टाटा को देखा आपने चिप्स बनाते हुए, कुरकुरे बनाते हुए, कोल्ड ड्रिंक बनाते हुए? नहीं, टाटा के पोर्टफोलियो में फिट नहीं होता। अगर टाटा ऐसा करेगा, इट्स ओके, ईजी मनी मेकिंग बिजनेस है। कोल्ड ड्रिंक बनाना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब है, क्योंकि उसका कुछ कॉस्ट ही नहीं होता। वाटर प्लस शुगर इतना ही होता है, तो बहुत कम कॉस्ट आती है। लेकिन टाटा नहीं बनाएगा, चाहे और कोई कंपनी बना ले। टाटा इज़ अ गुड इंडस्ट्रियल कंपनी। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में काम करता है, इस तरह के कंज्यूमर गुड्स में। हाँ, टाटा नमक बनाएगा, नमक बनाता है, मसालों में है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका विज़न है, जो उसका मिशन है,
जो इतनी पुरानी कंपनी है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको सूट नहीं करता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM कंपनी है, सुना IBM कंपनी के बारे में? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े सर्वर, बड़ी मशीन्स में काम करता है। IBM को लगा कि हम चलो स्मॉल डेस्कटॉप और लैपटॉप में काम करें, तो उन्होंने अपना छोटे कंप्यूटर में भी बिज़नेस शुरू किया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। लेकिन बाद में पता चला कि हमारा ब्रांड डैमेज हो रहा है। प्रॉफिट में थी कंपनी, फिर उन्होंने बेच दिया। एक चाइनीज़ कंपनी लिनोवो जो है वो IBM का ही सेटअप है, पूरा का पूरा सेटअप IBM का है। तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी हमेशा कोई लॉस वाली अपने बिजनेस को ही बेचती है, ऐसे बिजनेस को भी बेचती है जो उसके ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए हमने लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और उसके हिसाब से लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच होती है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स क्या है। तो देखो, ये थ्योरी पेपर है, तो आप वैसे तो बेनिफिट्स अपने हिसाब से बता सकते हो, पर एग्ज़ाम में हमें मार्क्स मिलेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है बुक में, बेनिफिट्स क्या है। तो फिर भी जितना अपने को समझ में आता है उतना तो शुरू करें, कुछ पॉइंट्स बनाएं बेनिफिट्स के, फिर किताब के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। कोई भी प्लान या स्ट्रेटेजी बनती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग का या स्ट्रेटेजी का? हाँ, गोल अचीव। मतलब पहले तो गोल तो डिफाइन करें ना, अचीव कैसे करेंगे तो बाद की बात है। गोल, आपके गोल जो है एकदम क्लियर होने चाहिए। गोल जो आपको डायरेक्शन देते हैं, जैसे आप बोल रहे हो हम CA बनेंगे, आपने ये डायरेक्शन पकड़ी है कि हम CA बनेंगे, क्लियर, सोच विचार के पकड़ी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हमें हमारे गोल पे ही डाउट हो तो फिर हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपने जो भी गोल बनाया, तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रेटेजी आपको डायरेक्शन देती है। तो चलो, एक वर्ड हमने लिखा डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन कौन देता है, हमें मोटिवेशन कौन देता है? आप जब भी, अगर आप कभी मान लो पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? हम CA के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी आपका गोल आपको डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है, कि हमें हमारा गोल CA बनना है। मतलब जब आप फेसबुक ज़्यादा देख रहे हो तो फिर एक बार एक क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे हैं? फेसबुक कर रहे हैं। हमें क्या बनना है? CA बनना है। फेसबुक देखना बुरा नहीं है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि दिन में 4 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम कर रहे हैं। टाइम तो आपके पास एक ही रिसोर्स है, स्टूडेंट के पास एक ही रिसोर्स होता है टाइम। उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, उसको किधर लगाना है? गोल्स की डायरेक्शन में लगाना है। तो बस वही बात समझाने के लिए कि जब भी मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या मैं डिससेटिस्फाई हूँ, तो मुझे कौन मोटिवेट करेगा? मेरा गोल मोटिवेट करेगा। सो स्ट्रेटेजी है ना, गुड स्ट्रेटेजी गिव्स डायरेक्शन। वो गिव नहीं लिखा मैंने, है ना, आप वो ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्शन, वो कुछ भी भर लेना, पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए कंपनी के पास कुछ चीज़ें होती है, जिसको आप गोल्स बोल रहे हो ना। गोल्स कई टाइप के होते हैं, विज़न है, मिशन है। राइट नाउ 2 बड़ी चीज़ तो लिख देता हूँ, और इसको आगे पूरा क्वेश्चन आएगा, विज़न क्या है और मिशन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए विज़न और मिशन होता है, कंपनी के पास होता है विज़न और मिशन, जो बहुत केयरफुली क्राफ्ट की हुई होती है, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई होती है, क्लियर। विज़न क्या होता है? विज़न होता है तो गोल ही है, लेकिन विज़न को हिंदी में बोलूँ तो दृष्टि। विज़न मतलब देखने की, है ना। बोले इसका विज़न खराब है, मतलब इसको दिखता नहीं ढंग से, तो विज़न का मतलब दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब दूर तक दिखाई दे आपको। विज़न ऐसा होना चाहिए जो दूर तक दिखाई दे आपको, क्लियर। तो दूर का गोल होता है, लॉन्ग रेंज गोल होता है, शॉर्ट रेंज नहीं होता, क्लियर। तो विज़न जो होता है एक लॉन्ग रेंज गोल होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजी तो बहुत बाद की बात है। अगर हमारा गोल ही बेकार है ना, तो फिर तो स्ट्रेटेजी की क्या बात करें। जैसे विज़न है व्हाट, जैसे किसी बच्चे से मैंने पूछा व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं? कोई बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई मैं CA बनना चाहता हूँ, क्लियर। तो ये विज़न है, ठीक है। कोई छोटा बच्चा था 6th क्लास में, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? बोले मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो जैसे पिपराली रोड पे जाओगे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोले मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
आप लोग सीए बनना चाहते हैं, है ना, ठीक है। व्हाट इज़ क्लियर, अगला क्वेश्चन और भी मुश्किल सवाल है वो दूसरा, ये इंटरव्यू का सवाल है, व्हाई यू वांट टू बिकम सीए, ये मुश्किल है। व्हाट इज़ ओके, क्या कर रहे हो, बोले डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, उसका रीज़न नहीं है उसके पास। और अनलेस यू डोंट हैव द रीज़न ऑफ वाई, आपके पास वाई क्लियर नहीं है ना, तो व्हाट अचीव करने में दिक्कत आएगी। अगर वाई स्ट्रांग है ना, वाई स्ट्रांग है तो वो गोल हासिल हो जाएगा। वाई का मतलब है पर्पस, मिशन का मतलब है पर्पस, क्यों बनना चाहते हो सीए, है ना। भाई मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कंपनी को 10 सीए हैं, 10 ही सीए हैं, 10 के पास डिग्री है, कंपनी एक सीए को लेगी, कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, मैं आपको क्यों लूँ, सीए तो सारे ही हैं, आप सीए क्यों बनना चाहते हो। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि वो सीए बनकर क्या करना चाहता है, क्लियर। कोई बोले कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों, वाई, तो ये चीज़ होती नहीं है, पर फिर भी आप इसका जवाब ढूंढ लीजिएगा ताकि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। सो विज़न होता है व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाई यू वांट टू अचीव दैट, दैट इज़ मिशन। मिशन गिव्स यू पर्पस, मिशन का मतलब होता है ध्येय, उद्देश्य, मतलब लॉन्ग टर्म। मिशन जान होती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए बनना चाहता हूँ और बन के रहूँगा, वैसा ही सीए के लिए होता है। तो अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग रीज़न है सीए बनने का, अगर आपका मिशन है सीए बनना, तो बन जाओगे। मिशन नहीं है ना, तो हो सकता है व्हाट वाला चीज़ अचीव नहीं होता। तो कंपनी के लिए भी ऐसा ही है, कोई भी कंपनी होती है वो अपना विज़न, व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव एंड वाई। स्कूल है 100 है इस शहर में कि हम स्कूल चलाना चाहते हैं, भैया तुम स्कूल क्यों चलाना चाहते हो, बोले हम है ना, हमारा पर्पज़ ये अलग है, हम स्कूल इसलिए चलाना चाहते, स्कूल तो बहुत चला रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास वाई होना चाहिए सो दैट पब्लिक आपसे जुड़े और आपको सक्सेसफुल बनाए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है, पर्पज़ है, तो आपको सोसाइटी का सपोर्ट मिल जाएगा, अदरवाइज़ तो ठीक है। बहुत सारे लोग टीवी बनाते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल बनाते हैं, स्कूल चलाते हैं, सीए भी बहुत है। वाई जो है वो आपको अलग बनाती है, वाई आपको अलग बनाती है, वाई आपको डिफरेंट बनाती है। कंपनी का मिशन आपको डिफरेंट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत केयरफुली डिज़ाइन होता है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ एक कंपनी है जो चप्पल बनाती है ना, तो कंपनी ऐसे बोल रही है वी मेक चप्पल्स, इसमें कोई मतलब, क्यों बनाते हो चप्पल। कोई बोले आई टीच मैथ्स, क्यों पढ़ा, क्या बहुत पढ़ा रहे हैं मैथ्स, ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। मिशन स्टेटमेंट बहुत अच्छा होता है। डोंट से आई टीच मैथ्स, वी मेक चप्पल्स, वी मेक भुजिया, वी मेक कंप्यूटर, वी मेक मोबाइल, कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोलो कि हम चप्पल नहीं बना रहे, ऐसे बोलो वी टेक केयर ऑफ़ योर कंफर्ट, फीट्स कंफर्ट, हम आपके रास्तों के हम सफ़र हैं, हम आपके पैरों का ख्याल रखते हैं। मतलब आप इस धरती पे चलते हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, अब आप जाओगे तो क्या, जैसे ही कदम रखोगे तो चप्पल। तो आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को एक आम आदमी से कनेक्ट किया, आपने अपनी ज़रूरत सोसाइटी को फील करवाई कि ये चप्पल नहीं है, इसके बिना चल नहीं सकता तुम। यू हैव टू मेक सोसाइटी, मतलब कन्विंस करना पड़ेगा सोसाइटी को कि मैं आपका ही काम कर रहा हूँ और मैं आपके लिए हूँ। वी टेक केयर ओवर कस्टमर्स फीट, हम ध्यान रखते हैं हमारे ग्राहकों के पैरों का ध्यान रखते हैं, है ना, हम आपके रास्तों के हम सफ़र हैं, ऐसे, है ना। जैसे मान लो ये ग्लासेस है, अब कोई कंपनी ग्लासेस बनाती है, वो क्या बोलेगी, ओवर विज़न इज़ टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स विज़न। तो ऐसे अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं ना, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, नोकिया तो मोबाइल है लेकिन वो मोबाइल नहीं बोल रहा, नोकिया बोल रहा है कनेक्टिंग पीपल, हम लोगों को जोड़ते हैं, हमारे मोबाइल से लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं। तो मिशन की बात करेंगे बाद में, पर कंपनी अपने आप को काफ़ी सोच विचार के कदम रख रही है। सबसे पहले अपने गोल बहुत अच्छे तरह डिज़ाइन किए हैं, चाहे वो विज़न हो चाहे वो मिशन हो। विज़न व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म, एंड मिशन व्हाई कंपनी वांट्स टू अचीव, क्यों वो हासिल करना चाहती। तो ये दो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। कंपनी इस पे मेहनत करती है कि हम सबसे पहले अपने गोल सेट करें, अच्छे गोल सेट करें, ठीक है। तो आपने लिखा गिव्स डायरेक्शन, ये आप कुछ भी लिख दें, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए गुड स्ट्रेटेजी गिव्स यू राइट डायरेक्शन,
दिशा सही होनी चाहिए। सेकंड, देखो, ए गुड स्ट्रेटेजी, आप डिसीजन लोगे, कोई भी डिसीजन लोगे तो फ्यूचर के लिए लोगे, तो किस लिए स्ट्रेटेजी आपको क्या करेगी, बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। आप भविष्य में अच्छे, आप सीए बन रहे हो ताकि सीए के मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी तभी बनना चाहते होंगे, वरना तो क्यों ही बनना चाहते होंगे। सीएस भी बन सकते हो, लेकिन सीएस में अपॉर्चुनिटी आर लेसर देन एज कम्पेयर टू सीए। है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीएस में नहीं है, बट सीएस क्या है, मोस्टली बाई लॉज और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है, लीगल एडवाइज़र होता है, पर सीए फिनेंशियल होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। एक होता है सीए में, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, उसकी ज़रूरत होती है, पर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होती है। अलग अलग कोर्सेज हैं, हर कोर्स का अपना अपॉर्चुनिटी फील्ड होता है। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी तो कंपनी को क्या करती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये वाला वर्ड अपने आप सोच लें, गिव करती है या प्रोवाइड करती है। इन वर्ड पे मेरा ज़्यादा जोर नहीं है, मैं कुछ बातें सोच रहा हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको बेटर फ्यूचर देती है, बेहतर भविष्य देती है। तो ओके, तो ये भी हो गया, हमने इसकी भी बात कर ली। दैट इज़ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्शन देती है लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। क्लियर? यानी हमें बेहतर अवसर, एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होता है, एग्ज़ाम में वो पहले से पता है ये ऐसा सवाल आ सकता है, वो बेहतर तैयार है क्योंकि वो पहले से ही तैयार था। प्रोएक्टिव, अभी पढ़ा ना आपने, प्रोएक्टिव, वो पहले से तैयार था। एक स्टूडेंट एग्जाम में गया है तो वो भी अच्छा, लेकिन वो पहले से तैयार नहीं था कि ऐसा आ सकता है, तो वो ऑन द स्पॉट सोचेगा, तो सोचने में, लिखने में वो वैसी क्वालिटी नहीं आएगी। क्लियर? वो रिएक्टिव है। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी आपको क्या बनाती है, प्रोएक्टिव बनाती है। अभी इधर कहीं लिखा भी था मैंने, प्रोएक्टिव, है ना। स्ट्रेटेजी क्या बनाती है, प्रोएक्टिव, यानी वो व्यक्ति जो पहले से ही तैयारी कर रहा है। भाई स्टूडेंट 11वीं से कोचिंग कर रहा है मेडिकल की, मेडिकल एग्जाम 12वीं के बाद लगता है, हो सकता है कई लोग 9वीं से ही कर रहे हैं, 9th क्लास से ही। तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोएक्टिव बना रहे हैं कि पहले से ही तैयार हो जाओ कि 12वीं के बाद मेडिकल का एग्जाम देना है। कई लोग 11th 12th में अगर पहले से ही तैयार हैं कि सीए फाउंडेशन की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, तो बेटर तैयार हैं वो। समझ में? प्रोएक्टिव का मतलब ये है, वो उनको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो 12th पास करके फिर कोचिंग लेके फिर करनी पड़ेगी, वो 12th के साथ निकल जाएंगे। तो प्रोएक्टिव आपको क्या बनाता है, गोल्स को प्राप्त करने में आपको आपको पहले मिल जाते हैं वो गोल्स, जल्दी मिल जाते हैं। प्रोएक्टिव, है ना, नॉट रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी आपको हमेशा ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हो गई फिर सोच रहे हो बैठ के, ना, पहले से ही पता था आपको, पहले से ही तैयार थे, प्लान थे आपके पास, तो प्रोएक्टिव। तो स्ट्रेटेजी आपको क्या करती है, प्रिपेयर करती है कि आप प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव बने। हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दिमाग में जा रहा है। अभी मैं, है ना, तो अभी जैसे होता है ना कि आपके सामने मैंने कुछ वर्ड बोले कि स्ट्रेटेजी क्या है, तो बोले सर डायरेक्शन देती है, चलो बढ़िया है। और क्या करती है स्ट्रेटेजी, बेहतर फ्यूचर देती है, बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। और क्या देती है सर, हमें प्रोएक्टिव, ऐसे 7 पॉइंट है ना। तो हमारे दिमाग में वो 7 पॉइंट जाने चाहिए। रट्टा तो मार लेंगे बाद में, पहले थोड़ा बहुत जो हमारे दिमाग में चले जाए तो ठीक है, फिर याद भी हो जाता है। प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। और क्या बात करें स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटेजी है ना, एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ऐसा नहीं कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ही आती है, कई बार खतरे भी ज़बरदस्त आते हैं, थ्रेट्स, जोखिम। कोविड आ गया, क्लियर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, प्रेशर बहुत है, न्यू एंट्रेंट आ गया, कोई नया प्लेयर आ गया मार्केट में, ये बोले नया बिजनेस आ गया, पावरफुल बिजनेस आ गया। तो स्ट्रेटेजी आपको आने वाले खतरों से तैयार रखती है। स्ट्रेटेजी है ना आपके पास, मिलिट्री की होता है वर्ड स्ट्रेटेजी। इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है, ऐसा नहीं कि भैया पहले कोई डिक्लेयर होएगी वॉर, फिर ना, वॉर कभी भी हो सकती है। सो उनको क्या होना पड़ता है, स्ट्रेटेजी है उनके पास, सब तरह की स्ट्रेटेजी उनके पास। डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि स्ट्रेटेजी आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है, आने वाले खतरों से बचा लेता है अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो। मतलब कोई टीचर क्वेश्चन करवा रहा है, वो बोल रहा है 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से तुझको डर लग रहा है तो इसको प्रिपेयर कर ले। कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कर लेते हैं।
क्या पता आ जाए। एक टीचर होता है, दूसरा छोड़ दे यार, आया नहीं, ज़्यादातर नहीं, कभी कभार आता है, क्या ही तैयारी करनी है ना, तो हम तैयार नहीं हैं। पर एक दूसरा टीचर है, देख इसके चांस कम है, इसको हम देख लेंगे और इसको ऐसे तैयार कर ले, तो वो तैयार है। अब कोई स्टूडेंट छोड़ के गया है कि बोले ये तो आया ही नहीं है और वो पहले से ही तैयार है, डिफेंस भी है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिफेंस प्रणाली, रक्षा प्रणाली। आप बताओ, आप बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते होंगे। क्यों करते हो हेल्दी चीज़ें? कि आपको बीमारी ना लगे। क्लियर? ऐसी स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी अच्छी चीज़ें शामिल करके चलती है। क्यों? आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस क्यों है? ताकि वायरस अटैक ना हो, इसीलिए तो है। तो आपका इंपॉर्टेंट डेटा उसमें, तो इसलिए आपने पहले से ही सब चीज़ें स्ट्रेटेजी में कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, अगर अटैक होएगा, मान लो थ्रेट होएगा, तो भी हम बचा लेंगे। तो इस तरह की बात। अगर आप इंटरनेट करते हो, देखो इंटरनेट, मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, मैंने बोला सर इसमें एंटीवायरस डाल दो, तो मुझे पूछेगा आप इंटरनेट करते हो क्या? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंटरनेट करते हो तभी होएगा। आपका कंप्यूटर किसी से कनेक्ट ही नहीं है, तो वायरस आएगा कहाँ से? या तो पेन ड्राइव से या इंटरनेट से, कोई ना कोई आएगा तो बाहर से ही। कंप्यूटर तो एकदम नया है, इसमें तो कोई वायरस है नहीं। तो अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तभी चाहिए। तो उसने मुझे पूछा इंटरनेट करते हो? अब बताओ, इंटरनेट तो करेंगे ही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंटरनेट से मिल रही है सारे, तो इंटरनेट करेंगे। तो बोल रहा है ले लो, फिर एंटीवायरस ले लो। यानी अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेट की दुनिया में, अपॉर्चुनिटीज़ भी है लेकिन थ्रेट्स भी है, वायरस भी है साथ में। तो इसलिए आपको अगर इंटरनेट पे वर्क करते हो तो एक अच्छा एंटीवायरस रखना चाहिए, ऐसे पायरेटेड नहीं रखना चाहिए। अगर आप मान लो सीए बनो ना, तो अपने कंप्यूटर में ओरिजिनल एंटीवायरस रखो, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रखो, ओरिजिनल टैली रखो, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, क्योंकि आपका काम है वो। डेटा बहुत महंगा होता है ना, तो अगर वायरस अटैक हो गया तो फाइल चली जाएगी। तो डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजी, हमारे लिए सुरक्षा का काम करती है। तो इट एक्ट्स लाइक दिस। और क्या हो सकता है बताओ? और ये हो सकता है कि कंपनी में मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, लेकिन डिसीजन हमेशा सोच समझ के लिए जाए। और राम जैसा डिसीजन ले रहा है वैसा ही श्याम ले। ऐसा नहीं कि राम अपने हिसाब से ले रहा है, श्याम अपने हिसाब से ले रहा है। राम भी मंडे को अलग तरीके से डिसीजन लेता है, ट्यूसडे को अलग तरीके से डिसीजन लेता है। तो डिसीजन के लिए क्या होने चाहिए? आपके पास कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। अभी मान लो कि मैं एक स्टूडेंट को 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में, मतलब दूसरे ने भी उतना ही लिखा है तो मैं उसको भी 9 ही दूंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके मैंने 7 दे दिए। कोई ना कोई पॉलिसी तो होएगी। तो स्ट्रेटेजी आपको फ्रेमवर्क देता है, फ्रेमवर्क, काम करने का एक अच्छा, जैसे आप बैठे हो यहाँ पे तो बेंचेज हैं, एक फ्रेम देता है काम करने के लिए। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना? क्या करता है? देता है, प्रोवाइड्स। और खुद अपने आप को खुद तैयार करें। मैंने तो कुछ वर्ड लिखे हैं, बाकी का अपना वर्ड दें। ऐसे लिखोगे, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। ऐसे उसने पूछा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमने लिखा, टू द पॉइंट लिखा, फालतू की इधर उधर की बात नहीं। चाहे वो क्वेश्चन में बेनिफिट्स बोले, चाहे वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का महत्व बता दीजिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बता दीजिए। सेम ही बात है, क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है। तो आपने कहा कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो निम्न प्रकार हैं, है ना? बेनिफिट्स आर एज फॉलोज। फिर आपने एक कोई सीक्वेंस, ये कोई प्रोसीजर तो है नहीं कि पहले कौन सा लिखा। प्रोसीजर में होता है कि मेरे को क्रम से, एक होता है क्रम से याद करना, एक होता है आप कैसे भी लिख दो जो आपको याद आए। तो मुझे कुछ बातें पता है कि स्ट्रेटेजी है तो डायरेक्शन सही है, हम सही प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सही मार्केट में जाएंगे, गलत प्रोडक्ट में जाएंगे ही क्यों। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजी हमें, अगर अपने पास स्ट्रेटेजी है तो हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। आप कॉमर्स में रहकर सीए क्यों बनना चाहते हैं? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सीए को मिलती है कॉमर्स के मार्केट में, तो आप वो प्राप्त करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि आप पहले से तैयार होंगे, प्रोएक्टिव होंगे। जैसे कि मान लो कोई आर्टिकलशिप करता है सीए के अंदर, अच्छी कंपनी में करता है, तो आर्टिकलशिप तो एक तरह से जॉब का हिस्सा है, वो काम आप बाद में करोगे, लेकिन वो पहले से ही सीख लिया, आर्टिकलशिप में सीख लिया,
तो पहले से ही तैयार है। अगर वो कोई कंपनी में सीए बन के जाना चाहेगा और उसके पास अच्छी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि यार ये तो सीखा हुआ है, अच्छी कंपनी से ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो प्रोएक्टिव। एक होता है यार ऐसा कर लेते हैं आर्टिकलशिप कहीं से ही, आर्टिकलशिप सीखने के लिए होता है, और जो पहले से सीखा हुआ है उसको बेहतर, तो प्रोएक्टिव। ये सब हम क्यों बोलते हैं? अरे कुल मिला के दिमाग में कुछ वर्ड जाए, डिस्कस क्यों करें, कुछ वर्ड चले जाए, और तो क्या, प्रोएक्टिव होना है, नॉट रिएक्टिव। डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा आप तैयार हैं। और लास्ट, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक चीज़ देता है, और वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। औरों से आपको आगे ले जाता है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे नहीं होता कि हम पैदा हुए जब से ही है, क्रिएट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये आपको हेल्प करता है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकें। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, लिखने को और 2-3 चीज़ें हैं, पर अपना काम तो हो गया। मोटा मोटी जो बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सीए का मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमें क्या प्राप्त करना है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये एक टॉपिक था। चलो बेनिफिट्स की भी बात आई। इनफैक्ट ये जो मैंने यहाँ पे कहा, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बेनिफिट्स हैं, और एग्ज़ाम में पूछे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं तो हम बता सकते हैं। अब थोड़ी सी बात ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। क्या लिमिटेशन? मैंने ये नहीं लिखा कमियां, मैंने लिखा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कल भी पढ़ा था हमने कि स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती है, स्ट्रेटेजी समय के साथ इम्प्रूव होती है, कि जैसे जैसे चेंज आता है हम अपने आप को बदलते हैं। हाँ, ये वाली बात जो है वो एक और वर्ड लिख सकते हो कि स्ट्रेटेजी आपको एडेप्ट, एक एडेप्टिव भी तो है, एडेप्ट मतलब चेंज के अंदर अगर स्ट्रेटेजी है तो आप बदलते हुए वातावरण में अपने आप को हमेशा फिट रख पाएंगे। क्लियर? वैसे आपको कहूँ, कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 ही उद्देश्य होते हैं। एक तो ये हासिल करना, मैंने मार्क किया कि हम ये हासिल करें, कंपटीशन में जीतें, और एक बदलते वातावरण में हमेशा जीवित रहें। जीवित रहें का मतलब आपको दीर्घायु बनना है। दीर्घायु का मतलब, एक और लिखूं, वैसे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ, लॉन्गिविटी, जो किताब में वो बता रहा हूँ, लॉन्गिविटी में दीर्घायु बनाता है। आप सोचिए टाटा कंपनी कब से, झांसी की रानी के टाइम से, आप उसका देख लो इतिहास, तब से लेके अब तक। अभी थोड़ा परिवार में, उनका ट्रस्ट में, परिवार तो नहीं बोलूँगा, उनके ट्रस्ट में, टाटा ट्रस्ट में थोड़ा सा डिस्प्यूट आया अभी रिसेंटली, अदरवाइज़ बहुत लंबे टाइम से टाटा काम कर रहा है। इतने लंबे टाइम तक काम करना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया आई थी, वो भी नहीं रही, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन टाटा ने अपने आप को मैनेज किया इतने लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी थी, उनके पास बिजनेस पॉलिसी थी, काम करने के तरीके थे, इसलिए है वो जिंदा। तो एक लंबा जीवन उसको मिलता है। अब यहाँ लिमिटेशंस की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या लिमिटेशन है? पहली बात तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको स्टडी करने में ऐसा लग जाएगा, यानी छोटी मोटी कंपनी नहीं कर पाती। आप बताओ, सीकर का एक छोटा दुकानदार, मोबाइल कंपनी वाला, वो क्या तो फ्लिपकार्ट का मुकाबला करेगा? उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज में सबसे ऊपर होता है पैसा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो भी करेगा थोड़ा बहुत। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। इतना माथापच्ची करना और स्ट्रेटेजी बनाना, ये बहुत कॉस्टली है। और ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं, ये टॉप लेवल जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं ना कंपनियों के लिए, जो ये रणनीतियाँ बनाते हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इतना करने के बाद भी, इतना पैसा और समय लगाने के बाद भी, मान लो मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इतना टाइम लगा दिया, इतना
ठीक है इतनी फीस भी दे दी, फिर भी समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। भाई कैसे कोई बीमारी है, कई डॉक्टरों को दिखा ली, समझ ही नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ हमारी बॉडी है। अंदर क्या है बस डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं, कुछ एक और है, एमआरआई हो जाती है, बाकी फिर भी इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। 4 डॉक्टर को दिखा लो, 5 को दिखा लो, जयपुर दिल्ली सब जगह दिखा लो, समझ नहीं आती बीमारी। सब डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गैस करते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, चल ये वाली दवाई ले ले, फिर ठीक नहीं, वैसा हो सकता है, ऐसा ही कुछ इसमें होता है। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो कॉम्प्लेक्स दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ओके, तो इतना इजी नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझ पाना इतना इजी नहीं है, और आप राइट डिसीजन लो, कई बार गलत भी हो जाते हो, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। ये कहना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई रामबाण दवाई नहीं है कि भैया ये ले लो और तुम्हारा काम तो हो गया, नहीं नहीं, फिर भी रिस्क बनी रहती है, एनवायरनमेंट को समझ पाना इतना ईजी नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, आप कॉम्पिटिटर को कई बार समझ नहीं पाते क्या जवाब दें, कॉम्पिटिटर भी तो स्मार्ट है, डिफ़िकल्ट टू गिव रेस्पॉन्स, ये कॉम्पिटिटर को क्या जवाब दें समझ नहीं आता। तो ये भी एक बुक में लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्ट टू गिव रेस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर। अब आपने अभी एक पॉइंट किया, नंबर एक बात, स्ट्रेटेजी की परिभाषा आपने पढ़ ली, स्ट्रेटेजी का नेचर, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये भी पढ़ लिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अभी मैं बना दूंगा इसी से ही। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स डिस्कस किए और लिमिटेशंस। तो अब आप थोड़ा सा बुक पार्ट में भी देखें, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये आपकी एक तो पहली चीज़ तो मैंने जो आपको कहा ये देख लो, बार बार बोल रहा हूँ, ये देख लो। स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल, ये है स्ट्रेटेजी। 5 ही तो चैप्टर हैं यार, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट मामला हो। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन आ गई, चलो ये वाली बात हो गई। आगे फिर ये अगली बात आई, देखो इधर, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब मैनेजर्स जो है ना पहली तरफ से ही प्रोएक्टिव एक्शन, पहले से ही कुछ एक्शन ले लेते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन सारी चीज़ें पहले से थोड़ी नहीं पता होती है। तो यहाँ पे अनएंटिसिपेटेड, अनएंटिसिपेटेड का मतलब है जिसको हम पहले से एंटिसिपेट ना कर पाएँ, अनुमान ना लगा पाएँ, तो हमें कुछ रिएक्शंस देनी होती है। फ्रेश मार्केट कंडीशंस, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक, कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमें न्यू स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनती है कंपनी के एक्सपीरियंस, कंपनी का अनुभव है, कंपनी की जानकारी है, कंपनी के पास अपनी रिसोर्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इन सब के आधार पर कंपनी मोटा मोटी तो स्ट्रेटेजी बना के रखती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, उससे पहले दूसरी सरकार मनमोहन सरकार थी, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी वही है, मोस्ट ऑफ द वही, जीएसटी वैसा ही उन्होंने लगाना था, इन्होंने लगा दिया। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट वैसी के वैसी, आधार कार्ड उन्होंने चलाया, इन्होंने और कर दिया, जनधन योजना भी ऑलमोस्ट, जो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी है कुछ उन्होंने बंद कर दी, जो उनको लगा कि अब समय के साथ फिट नहीं होती वो हटा दी, और कुछ उन्होंने नई जोड़ दी। तो कोई भी गवर्नमेंट आके क्या कर रही है, पुरानी गवर्नमेंट के जो उनको लगता है कि फिट है, ओके है, चलने दो, वो चलाती है, नाम भले ही बदल देती हो लेकिन चलाती है, कुछ नई अपनी तरफ से लगाती है और कुछ पुरानी स्ट्रेटेजीज को हटा देती है, उनको लगता है ये ठीक नहीं है तो हटा देती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे। तो स्ट्रेटेजी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर स्ट्रेटेजी दो चीज़ों का परिणाम होती है, एक जो पहले से सोची हुई थी, एक जो नई चीज़ें जोड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये बात समझा रहा ना। फिर एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्लान्ड, प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। ठीक है,
फिर उसके बाद में यहाँ पर आए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको, ये बड़ा नहीं होएगा, चलो, इज दिस ए स्ट्रेटेजी, आपको दिख जाएगा क्या? चलो एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही डाला हुआ है, एक केचप ब्रांड है, कोई सा भी सोच लो, कुछ केचप ब्रांड लिख देता हूँ, मार्केट में किसान करके आता है ना, मैगी भी आता है, इसका भी टोमेटो केचप आता है। एक केचप ब्रांड है, मेकिंग ए हेल्दियर केचप, वाह, हेल्दियर केचप, देखो एक केचप ब्रांड है, मैगी टोमेटो केचप, किसान टोमेटो केचप, मेकिंग ए हेल्दियर केचप। ये क्या बोल रहा है? हेल्दियर का मतलब विद लेस शुगर, उसमें शुगर कम है और प्रिजर्वेटिव जो केमिकल्स है वो भी कम है, लेस शुगर लेस प्रिजर्वेटिव, ऐसा कंपनी बोल रही है। क्यों कर रही है ऐसा? अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ओके, तो कंपनी है केचप ब्रांड, वो क्या क्लेम कर रही है, क्या दावे कर रही है कि हमारा जो अब नया केचप लाए हैं हम, ये हेल्दियर है, इसमें शुगर कंटेंट कम है, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, साथ ही साथ बोल रहा है केमिकल प्रिजर्वेटिव भी कम है, तो हेल्दियर नाम दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रही है, हेल्थ कॉन्शियस ग्राहक क्या हो गए हैं कोरोना के बाद, कोविड के बाद हेल्थ कॉन्शियस हो गए, है ना। ये कुछ न्यू डेवलपमेंट है जो सोसाइटी में हुआ है, जो ग्राहक अब पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, फ्रेश कंडीशन है। और दूसरा, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मोर द कस्टमर मोर द सेल मीन्स मोर द रेवेन्यू मीन्स मोर द प्रॉफिट। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी ही है ये। क्यों? कोई भी चीज़ ग्राहकों के लिए बनाई है, मोर कस्टमर्स मोर प्रॉफिट्स, बेटर मार्केट पोजीशन बेटर सेल्स। तो स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं? देखो, स्ट्रेटेजी वो होती है जो आपको कंपटीशन में आगे करे, किसी भी फॉर्म में आगे करे, चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आगे करे, चाहे मार्केट पोजीशन सुधरे स्ट्रांग हो, चाहे ब्रांड पोजीशन स्ट्रांग हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल पोजीशन स्ट्रांग हो, किसी भी तरह से आप मजबूत बन रहे हैं, है ना। आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, चेस का गेम है, आपने एक चाल चली, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी पोजीशन सामने वाले की वीक होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी तभी है जब आपकी वो पोजीशन को स्ट्रांग करता है। तो ये बोल रहा है क्या ये स्ट्रेटेजी है क्या? पेरेंट्स को, अब ये पेरेंट्स को क्यों ये महसूस करवाना चाहते हैं? केचप ज़्यादातर यंगर वंस यानी कि किड्स और यंग एज वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचे कि ये सेफ है उनके किड्स के लिए। क्या ये स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल स्ट्रेटेजी, जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हेल्दियर वर्ड यूज़ किया, पेरेंट्स की इस चिंता को, कंसर्न को समझा और प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस किए, है ना। तो एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव के प्रति अपने आप को चेंज किया। पहले वाला जो केचप था उसको लेस शुगर के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपटीशन में ये एडेप्ट, ये देखो इस बदलते वातावरण में ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी ना, इन्होंने कोरोना के बाद ऐसे ट्रॉपिकाना जूस, फ्रूट जूस, रियल जूस, फलान जूस, डिमकान जूस, है ना, सब बनाने लग गए। उससे पहले नहीं बना रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ कि जब ये कोविड आया उसके बाद आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी वेद शक्ति करके अपना प्रोडक्ट बेच रहा है ना, यानी दंत कांति है ना पतंजलि का, तो वो भी आ गया कि भैया देखो अब भी हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई आयुर्वेदिक ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर वो भी आ गया, बोले कि अब लोग ही इसको पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को चेंज करने लग गए। हर कंपनी अपने आप को चेंज करने लग गई। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, चलिए अब यहाँ पर आया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जो मैं बता रहा था इम्पोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? पहले तो ये पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो बुक में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कुल मिला के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो ही उद्देश्य है। मैंने कहा एक तो मुझे कंपटीशन में बढ़त हासिल हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और दूसरा बदलते वातावरण में अपने आप को फिट रख सकें, चेंज। तो एक तो मिलेगा टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बोल रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मोटा मोटी दो ही उद्देश्य हैं। एक तो हम आगे बढ़े, दूसरों से आगे बढ़े, और दूसरा कंपनी को ऑल चेंजेस, है ना, जितने भी चेंजेस हो उसमें हम सक्सेसफुली फिट हो जाएं, यानी कि एडेप्ट हो जाएं, बदले हुए फिट हो जाएं,
चेंज के प्रति, चेंज तो आना है, चेंज को आप रोक नहीं सकते। नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट, ऐसा बोलते हैं चेंज के लिए। चेंज तो आएगा। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो अब आप जो 2025 में, तो बहुत चेंज आ चुका पहले से। पहले ऐसा नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, है ना, तो जनरेशन्स में चेंज आ जाता है, तो चेंज तो आएगा। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट एज पर द चेंज। तो जैसा चेंज आएगा वैसा ही आपको होना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ी बहुत हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक वर्ड भी हिंदी नहीं बोलने देते वो लोग, कंप्लीट टोटल इंग्लिश, है ना। तो वो चेंज है सीकर में कि हमें पूरा ही इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ठीक है। हाल चाहे हम समझा पाएँ या नहीं समझा पाए, पर उनकी रिक्वायरमेंट है। जो टीचर इंग्लिश में नहीं पढ़ा पा रहा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए बोलते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लिया करो, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल, यूरो इंटरनेशनल, सब इंटरनेशनल हो गई स्कूल्स, CLC भी इंटरनेशनल हो गई है। तो सब क्या हुआ कि अब जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो टीचिंग, जो वहाँ पे आते हैं टीचर्स, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी कि द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सके। चलो फ्लुएंट ना सही, कम से कम वो काम चला लें। टेक्निकली तो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मान लो यू वांट टू टीच अकाउंट्स पढ़ाना है आपको, तो टेक्निकली तो आप अकाउंट्स में स्ट्रांग हो, लेकिन आप बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर सकें। सो दैट इज़ अ चेंज, पहले नहीं था ऐसा। और यहाँ पे जब मैं आया, तो मैं जब पहले जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता था। आई थिंक आप सबके पास इंग्लिश मीडियम है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में, तो मैंने ये देखा कि यहाँ आप हिंदी मीडियम में हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए व्यवस्था है नोट्स की। हिंदी मीडियम तो वैसे भी देखो हमारा ओरिजिनल मदर टंग है, आप हिंदी में बोल दो तो हिंदी में बात कर लेंगे, आपको केवल नेचुरली लिखना है। हिंदी मीडियम का जो पेपर आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आप टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो और बाकी हिंदी में लिख सकते हो। तो आपके साथ एडवांटेज है कि आप अपना आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बिल्कुल भी हिंदी में नहीं लिख सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है CA फाउंडेशन में भी और इंटर में भी, कि हमारी लिखने की प्रैक्टिस कम है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर एक दिन एग्ज़ाम लगेगा आपका लॉ का या जो भी, आप एक दिन लिखोगे, और अगर आप एक ही दिन लिखने की बात कर रहे हो तो उस दिन आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो जरूरी नहीं, और अगर आप पहले से कर रहे हो, लिखने की थोड़ी बहुत आदत है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो जो ये लिखने वाले पेपर होते हैं थ्योरी पेपर, उसमें थोड़ा बहुत इसलिए भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपने टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं, प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। थोड़ा बहुत लिख लीजिए, नहीं तो कम से कम बोल तो लीजिए। तो ये समझाया मैंने आपको कि दो ही चीज़ है, एक तो कंपटीशन में आप आगे रहें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और दूसरा ये है चेंज। तो ये दो बातें तो उसने ऊपर लिख दी, ठीक। तो आगे चलो भैया, देखो नीचे। ये आ गया यहाँ पे आपका जो हेडिंग में अभी ले रहा था, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी हम अभी बात कर रहे थे। और फिर ये देखो, ये थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ही जीवित रहेगा जो फिट है। डायनासोर भी मर गई है, ये बायोलॉजी की थ्योरी है डार्विन की, है ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट। आप बहुत मजबूत हो, आप बहुत बड़े हो, ना ये दोनों ही गारंटी नहीं है। आप बहुत फिट हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप बदलते हुए वातावरण में अपने आप को बदलने में सक्षम हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये बोल रहा है, देखो इसने नोकिया का एग्जाम्पल भी दिया है, बजाज स्कूटर्स है, LML है, मर्फी रेडियो है, BPL टेलीविज़न है, कोडेक कंपनी है, वीडियोकॉन है, सब उड़ गई। क्यों? अपने आप को बदलते हुए वातावरण के साथ फिट नहीं रख पाई। नाउ बिजनेस का एक ही सिद्धांत होता है लड़ाई का, जीतेंगे या हारेंगे। तो जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब ये देखो, हेडिंग क्या थी पहले तो ये बताओ, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये पढ़ो, ये मेजर बेनिफिट्स। यानी कि एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंस पूछे या जवाब, यही देना है आपको। इसीलिए मैंने वहाँ पर आपके सामने लिखा भी था ये बात कि बेनिफिट्स पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, मतलब वो पूछ सकता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताओ, या पूछे तो इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों का आंसर सेम है, अलग नहीं है।
अब आप जब इस बुक को पढ़ेंगे ना, देखो अगर वो बोल्ड करके लिख देता तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। अगर बोल्ड करके पैराग्राफ में लिख रहा है, बोल्ड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ूंगा। मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर, पहला गिव्स डायरेक्शन, किसको? कंपनी को, अंडरस्टूड है वो, गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। अब ये गिव भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको दिशा दिखाने का, और कैसे दिखाती है? विजन से, मिशन से भी। ये रहा, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करती है कि आप अपने गोल्स तो अच्छे रखो कम से कम। तो पहली बात उसने यहां पे बताई, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन। तो ये हो गया गिव्स डायरेक्शन। इसी तरह से बस इतना ही काम का है। बाकी अगर आपको और अंडरलाइन करना है तो ये और ये डायरेक्शन कैसे मिलती है? कंपनी मिशन बनाती है, विजन बनाती है, इसको डिफाइन करती है अच्छे तरीके से सोच विचार के। अब देखो दूसरा, टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं होना है, नॉट रिएक्टिव। अब इंस्टेड ऑफ नहीं याद हो तो नॉट रिएक्टिव, मैंने हमें होना है प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होना है, पहले से ही तैयार होना है। तो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव होने में। ये कुछ प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? फ्रेमवर्क, सोच विचार के निर्णय लें। अदरवाइज क्या होगा? राम अपने हिसाब से लेगा, श्याम अपने हिसाब से लेगा, कंपनी इतनी बड़ी है ना। कंपनी ने स्ट्रेटेजी बना रखी है, चाहे राम ले चाहे श्याम ले, स्ट्रेटेजी में सब कुछ डिफाइन होता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। मैनेजर्स पे नहीं छोड़ा होता है कि तुझे जैसा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है कर लेना, पर्सन पे नहीं छोड़ते। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हर आदमी को क्लियर कट, हर मैनेजर को, डिसीजन मेकर को क्लियर कट बताती कि आपको करना क्या है। प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर फ्यूचर्स, पाथ फाइंडर, ये आपके लिए एक गाइड का काम करती है, नए नए अवसर ढूंढ ढूंढ के देती है आपको कि आप ये कर लें, आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आपको कहा था बेटर फ्यूचर, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो 4 बातें अभी तक अपनी हुई। उसके बाद ऑर्गेनाइज फेस द फ्यूचर, फिर उसके बाद में आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, आपके लिए आने वाले अगेंस्ट थ्रेट्स, जो भी खतरे होते हैं उसके लिए डिफेंस, रक्षा प्रणाली का काम करती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस लॉन्गेविटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है हमारे को दीर्घायु बनाती है, लंबा जीवन देती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने नहीं लिखी, कोर कॉम्पिटेंसी। क्या भैया? आपको क्या हासिल करनी है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको चाहिए कॉम्पिटेंसी, यानी योग्यता। कोर क्या होती है उसके बारे में भी बात करूँगा, अच्छा टॉपिक है, बाद में फिर आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने में मदद करती है। कोर कॉम्पिटेंसीज, बस इतना सा बता देता हूँ, कोर कॉम्पिटेंसी वो योग्यता होती है जो औरों के पास नहीं होती। अगर आपको काम करना है तो कुछ ऐसा निर्माण करो अपनी कंपनी में, अपने आप में। अगर आप इंडिविजुअल हो तो अपने आप में, कंपनी में अदरवाइज, जो किसी और के पास ना हो। जैसे एप्पल का फ़ोन, क्या है उसका कोर कॉम्पिटेंसी? एप्पल के फ़ोन में ऐसा क्या है जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसका विशेष योग्यता है, जो किसी और के पास नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको वास्तव में ही बहुत स्ट्रांग बना देता है? सिक्योरिटी। एप्पल में पासवर्ड लगा हुआ है, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, किसी को ही दे दो चाहे, कंपनी का ये क्लेम है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है और होंगी, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या जो भी होगा, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी है वो कोर कॉम्पिटेंसी है। ये मानते हैं कि उसका फ़ोन सेफेस्ट है, जिसका सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये डेवलप करी, ऐसे नहीं डेवलप करी। एप्पल का फ़ोन हार्डवेयर भी एप्पल ही बनाता है और सॉफ्टवेयर भी, तो उनका सिक्योरिटी कोड इतना टाइट है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई उसको क्रैक नहीं कर सकता। अब ये देखो, ये इसने यहाँ पर पूरा लिख दिया ऐसे करके, ऐसे हेडिंग बना के, यहाँ से शुरू किया। आप किताब देखोगे ना तो पेजेस के पेजेस होते हैं, काम की बात ऐसे बना दिया, इंपॉर्टेंस, ये कुछ लाइनें लिख दी, ये चार्ल्स डार्विन फलान ढिमकान, ये सब नहीं होता है काम का। सीधा आओ यहाँ पे आओ कि भैया ये कहना चाहता है तो
ऊपर था इंपॉर्टेंस, मेजर बेनिफिट्स आर दिस, इसमें भी एक एक पॉइंट पकड़ा और हमने वो बात कर ली। अब देखो यही बात फिर से रिपीट करेगा, अब डायग्राम मेथड से, यानी कि आपको वो पढ़ना ही नहीं है। अब देखो ये डायग्राम बना रहा है यहाँ पे, ये देखो इस जगह चल जाओ, ये आपके पास ये लो, इसका अब देख लो आप, सारी बातें हैं ना, मतलब या तो रामायण पढ़ लो, नहीं तो ये चित्र देख लो। एग्ज़ाम में हमें जाना है, किताब याद करके जाना मत, सीधी सीधी बात है कि ये हमें गोल्स एंड मिशन, ये गोल्स एंड मिशन गिव्स डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट ये था, डायरेक्शन प्रदान करता है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी बनाने में हेल्प करता है। टू बी प्रोएक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है प्रोएक्टिव होने में। प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये हमें एक आधार प्रदान करता है, जो भी निर्णय हम लें उसका कुछ आधार हो, लॉजिकल हो निर्णय, ऐसे फीलिंग से नहीं लेते मैनेजमेंट में डिसीजन। और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता है। डिफेंस, ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा प्रणाली, और एक दीर्घायु। तो सारी बातें उसने यहाँ पे लिख दी। तो एग्ज़ाम में आपको जो याद करना है एकदम साफ साफ का है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यहाँ पर बता दी। अब उसके बाद आती है लिमिटेशंस। ठीक है, आज का टॉपिक यही था अपना, लिमिटेशन। लिमिटेशन में आए, अब पहला लिखा है एनवायरनमेंट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सारी जान लगा दी, इतना पैसा लगा दिया, सब कुछ फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो ये एक समस्या हो सकती है कि एनवायरनमेंट अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कई बार फेल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। एंड फाइनली कंपटीशन में कई बार मुश्किल होता है एस्टिमेट द रेस्पॉन्स, कॉम्पिटिटर क्या करेगा पता नहीं। अब देखो ये बात भी उसने यहाँ डायग्राम में लिख दी, तो 4 पॉइंट याद करने थे। लिमिटेशंस क्या हैं, साफ साफ है, कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल होती रहती है एनवायरनमेंट, तूफान, तूफान, एनवायरनमेंट में तूफान ही आया हुआ होता है। अब ये स्टेबल होता ही नहीं एनवायरनमेंट, हमेशा ऊपर नीचे चला रहता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे डिसीजन लें जो हमेशा ही मतलब इतना ज़्यादा अनसर्टेन है। अगर ये इतना ही डायनामिक है, इतना ही अनसर्टेन है और इतना कॉम्प्लेक्स भी है, तो क्या होगा फिर, प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसे में हम कैसे समझें? दूसरा, बहुत टाइम लग रहा है। तीसरा, पैसा बहुत लग रहा है। चौथा, सब कुछ करने के बाद भी कॉम्पिटिटर के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि ये क्या करेगा जिसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाए, मुश्किल होता है। तो ये सारी बात थी, और इस को हमने यहाँ पे एक शॉर्ट बात में यहाँ देख लो, हमने जो बात की स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन बार बार आप देख सकते हो। स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, अच्छा है प्रोएक्टिव होना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब थोड़ा सा अगर आप कभी ध्यान लगाएंगे आपको पता रहेगा मैंने कौन कौन से वर्ड बोले, इतनी देर आपने लगाई, आपने अपनी मेमोरी को टेस्ट नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको स्लाइड को नीचे कर दूँ और किसी बच्चे को ये काम दूँ ना कि यहाँ कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं, तो आ जाएंगे निकल के। बोलेगा सर आपने लिखा है बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, गिव्स डायरेक्शन। तो वो वर्क हम अपनी मेमोरी से करवाते नहीं हैं, हम वो काम करवाते नहीं हैं, इसीलिए आपने जो इतनी देर लगाई है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप खाली हो तो सोचा यार कि बताओ स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी तो यही बताया था कि एक UCI होती है, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान होती है, जो अश्योर करती है मैनेजमेंट दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। हाँ बोले यही बात थी। और क्या बोले, स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, थोड़ी पार्टली रिएक्टिव। और फिर एक बात बताई थी कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या हेल्प करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। तो 5-6 चीज़ें बताई थी। एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी, डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, बेटर फ्यूचर, गिव्स डायरेक्शन। हाँ तो मैं जितनी बार उसको रिकॉल करूँगा ना मेमोरी से, तो मेरी मेमोरी को ट्रेन कर रहा हूँ, वो चीज़ स्टोर कर रहा हूँ मेरी मेमोरी में। तो वो चीज़ हम नहीं करते। लिमिटेशन बताया था, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स,
इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टूड। कॉम्पिटिटर क्या करेगा नहीं पता। अब मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा आज की क्लास का अपना। तो बस यही बात थी। 1 सेकेंड, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद ही ट्राई करके देख लो। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। क्या बताओ इसका क्या जवाब है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी, हाँ ये क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर, हाँ तो वो अपने आप आपको याद होने लगेगा। फिर पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यही है क्या? नहीं, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये तो अभी आया नहीं है, पढ़ाया नहीं है ना, इतना स्मूथली काम नहीं करता यार, क्या चक्कर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, हमें चलो ये तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्या हुआ भाई, कौन सी वार्निंग आ गई? हाँ, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने और फिर हमें अपने दिमाग से ये पूछ के आ रहा है फ्रॉम द सेलेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंट ट्रू। ट्रू कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? 3 स्टेटमेंट है। पहली बात, स्ट्रेटेजीज के शॉर्ट रेंज परिणाम होते हैं। स्ट्रेटेजी वैसे लॉन्ग रेंज के लिए दूर की सोच होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट रेंज में परिणाम नहीं आ सकते। एक डॉक्टर ने मान लो आपको देखा सर्दी जुकाम लग रहा है तो वो आपको दवाई देगा, बोले नॉर्मली सर्दी जुकाम की डोज होती है 5 दिन की, है ना, तो वो बोल रहा है कि देखो 5 दिन में ठीक हो जाओगे। अब हो सकता है आपको अच्छी सूट करी तो 2 दिन में ही ठीक हो जाओ, वो नहीं मना है। ये मत बोलना कि स्ट्रेटेजी के शॉर्ट रेंज परिणाम होते नहीं हैं, पर वास्तव में स्ट्रेटेजी बनाई लॉन्ग रेंज के लिए जाती है। स्ट्रेटेजीज हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन। तो मैं इसको पूरी तरह से तो नहीं झुटला रहा, लेकिन फिर भी एक बार नज़रअंदाज कर रहा। स्ट्रेटेजीज आर एक्शन ओरिएंटेड, है ना, स्ट्रेटेजीज एक्शन ओरिएंटेड है। प्लानिंग तो ठीक है, सपना है, सोचा है, पर स्ट्रेटेजी तो वास्तव में धरातल पर कैसे काम होगा, एक्शन में बदलना है, केवल प्लानिंग ही नहीं है। तो वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड है स्ट्रेटेजी, जो है एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, स्ट्रेटेजी रिजिडली होती है, नहीं स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होती है। तो मैं श्योर हूं कि 3rd स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, रिजिडली नहीं होती, एडेप्टिव होती है। अपने आप को चेंज करो भैया, इतना क्या हम अपने आप को बांध लें कि चेंज ही ना हो पाए। तो इसमें ये वाला कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? टोटली रॉन्ग है, 3rd। तो यहाँ पे 3rd वाला हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, आंसर मिल गया आपको। देखो जब आपको 2-3 चीज़ें होती है तो जिसमें आप 100%, 3rd तो नहीं है ना, 3rd हटा दिया। स्ट्रेटेजी जो है ना रिजिडली नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, आपको बदलते वातावरण में बदलने को जोर देती है। 1st एंड 2nd, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1st एंड 2nd। तो अब 2nd तो ठीक है, बच्चे के समझ में आ गई। 1st वो बोल रहा है सर शॉर्ट रेंज, तो मैंने मना थोड़ी ना किया, पढ़ो इसको। स्ट्रेटेजीज के शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशंस होते हैं, हालांकि अच्छा तो ये होता है कि वो ऐसे लिख देता है, स्ट्रेटेजीज में है, इसके हो सकते हैं, तब तो और भी अच्छा स्टेटमेंट होता है। ऐसे लिखने का मतलब तो ये हो गया कि स्ट्रेटेजी के शॉर्ट रेंज में ही होते हैं, पर वो कहना यही चाहता है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन जो काम मुझे दिया गया था वो ये था कि इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करो। तो मेरे को समस्या इसमें थी, लेकिन मेरी सारी समस्या तीसरे स्टेटमेंट ने सॉल्व कर दी कि वो तो गलत है। तो मैंने फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने के 2 ही तरीके होते हैं, आइदर सिलेक्शन मेथड और रिजेक्शन मेथड। आइदर यू सेलेक्ट द राइट आंसर और यू रिजेक्ट द 3 रॉन्ग आंसर। तो मैंने इस क्वेश्चन को, जब मैं कंफ्यूज होता हूँ ना, तो 3 रॉन्ग आंसर हटा देता हूँ। 3 रॉन्ग आंसर हटाए, मैंने इसके बारे में इतना विचार नहीं किया। ये 3rd, ये तो 100% रॉन्ग है। तो थोड़ा सा एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी आप करोगे, ये बता दिया। इसी तरह ये बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनेबल्स, एक सामर्थ्य प्रदान करती है संगठन को, क्या? टू बी, बार बार वही आ रहा है, टू बी प्रोएक्टिव। अरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिव,
अरे कुछ होने के बाद तुम काम करते हो। आज सीकर में स्कूटर चेक हो रहे हैं, कार चेक हो रही है, घटना घटने के बाद पहले चेक किए होते। दिल्ली में रात को चेक कर रहे थे, अभी मैं आया तब भी चेकिंग चल रही थी, क्योंकि बम लेके तो नहीं घूम रहा। अरे भाई मतलब ये है कि यू आर रिएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। पहले से रखा करो ये व्यवस्था, चेकिंग किया करो। जस्ट समझाने के लिए बताया, दीज आर द एग्जाम्पल्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भैया आप रिएक्टिव मत हो, कोई घटना पहले से आप तैयार हो तो ये बार बार आएगा, ये प्रोएक्टिव। बताओ ये अभी अपने हुई नहीं ये वाला पॉइंट, अब उसके बाद में तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन तो कर दिए कल से, ये वाला भी अपन ने नहीं किया, यहाँ तक हो गया था अपना। 4 क्वेश्चन तो ये किए, 2-3 क्वेश्चन नीचे के किए, 12 क्वेश्चन थे। कई बार ऐसा भी हो सकता है बुक का आंसर आपको सेटिस्फाई ना करे तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। बुक्स आपकी आ गई क्या या अभी तक नहीं आई? बुक्स का मतलब कब तक आ जाएगी बुक्स? पता नहीं, 15-20 दिन लगेंगे। नहीं बुक्स होती है ना तो आप मार्क कर सकते हो उसमें, ये एक कुछ नोट लिखना हो तो नोट लिख सकते हो, वही। हाँ सर। वो सर वो रिकॉर्डिंग बंद करवा देना किसी